हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे हमारी सीटेट 2024 की जो तैयारी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके एग्ज़ाम के लिए जो अभी हमने पढ़ी थी एसएसटी की पार्ट 1 की पेडागोजी कंप्लीट की थी। तो एसएसटी के पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उनमें हमारे शिक्षण सूत्र कौन कौन से पूछे जाते हैं, जो कि लगभग आपकी जो 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है किसी में भी पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से एक बच्चे को मोटिवेट करके, किस प्रकार से कौन कौन सी विधियां यूज करके, कौन कौन से शिक्षण सूत्रों को यूज करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उसके द्वारा बालक का किस प्रकार से अधिगम होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जो चीज़ें हैं एसएसटी में, यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करने का क्या उद्देश्य था कि ये चीज़ें उस चीज़ में शामिल की गई। यानी कि जैसे हमारी सोशल स्टडीज़ है उसमें हमने पढ़ा था जियोग्राफी को क्यों शामिल किया गया है, क्यों सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले बच्चों के लिए जियोग्राफी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी हिस्ट्री की क्या महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री में क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़ने से बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और बालक को हिस्ट्री किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किन चीज़ों के बारे में जो अधिगम है वो करने के लिए पढ़नी चाहिए। तो आज तक अभी तक हम जो पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां हैं और कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं जो हमने सामाजिक अध्ययन में शामिल किए हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी की पेडागोजी, जो कि जिन्होंने 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 15 से 20 नंबर की पूछी जानी है। उसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो सोशल स्टडीज है उसमें नागरिक शास्त्र को, जिसे हम पहले सिविक्स बोलते थे, सिविक्स को क्यों पढ़ा गया। एक क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल सीटेट में पूछा जाता है कि नागरिक शास्त्र का नाम इस टाइम में, यानी कि जो आधुनिक समय है, इसमें सिविक्स है या पॉलिटिकल साइंस है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कहीं पर भी सिविक्स आता है तो उसे हटाकर जो पॉलिटिकल साइंस है, तो इस समय जो हमारे नागरिक शास्त्र का नाम है वो पॉलिटिकल साइंस करके आ रहा है। यानी कि जो नागरिक शास्त्र है उसे नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक अध्ययन में शामिल कर लिया गया है। जो सिविक्स है वो नाम नहीं आएगा। इंग्लिश से आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, जहां पर पॉलिटिकल साइंस होगा वो आपको टिक करना है, सिविक्स पर टिक नहीं करना है। तो नागरिक शास्त्र को पढ़ने से, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, इसके पढ़ने का क्या उद्देश्य रहा और इसके पढ़ने से बालक में किस किस टाइप का अधिगम हो सकता है, वो चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो नागरिक शास्त्र की जो विषय वस्तु है बालक को सुनागरिक के रूप में स्थापित करती है। यानी कि जो नागरिक शास्त्र है इसके पढ़ने का एक उद्देश्य है कि अगर बालक सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र को शामिल करके पढ़ता है तो बालक को हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। पास्ट में जो भी चीजें हो चुकी हैं, जो हमारा संविधान का गठन हुआ, किन किन लोगों ने कमेटी तैयार की, किस प्रकार से हमारा संविधान लिखा गया, इन सारी चीजों के बारे में जब जानकारी हम बच्चों को प्रदान कराएंगे, जो चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे, तो ये किसके द्वारा सिखाएंगे, नागरिक शास्त्र के द्वारा। यानी कि जो बालक है जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेगा तभी तो उसे इस चीज के बारे में पता चलेगा कि जो हमारे देश में जो नियम, कायदे, कानून, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो बालक को जानकारी मिलेगी। किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे अधिकार में आती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, ये सारी चीजें बालक को जब हम पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान कराते हैं उसके द्वारा पता चलती है। एक व्यक्ति को देश काल की परिस्थितियों के अनुसार उसके अधिकार, उसके कर्तव्य का ज्ञान करवाता है। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है जो इंसान को ये चीजें बताता है कि कौन सी आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि उनके कौन से अधिकार हैं, कौन से कर्तव्य हैं, जिनके द्वारा बालक एक बहुत अच्छे से अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छे इंसान के रूप में रहकर देश की जो सुव्यवस्था है उसे चलाने में अपना सहयोग दे सकता है। एक बालक को राष्ट्रीयता सिखाने के साथ ही राष्ट्र व राज्यों के संबंधों की जानकारी देता है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो बालक को राष्ट्र के बारे में तो चीजें समझाता ही है, लेकिन जो राष्ट्र के समय, यानी कौन कौन सी परिस्थितियां चल रही हैं, कौन से देश के साथ हमारे कौन से संबंध हैं, जैसे कि हमारे जो संविधान लिखा गया था उसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें लेकर लिखा गया था। एक प्रकार से जो इंडिया का संविधान है उसे सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता है। सबसे बड़ा संविधान तो ब्रिटेन का माना जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो संविधान कौन सा है, हमारे इंडिया का है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि जो इसकी प्रतिलिपियां हैं, जो चीजें पहले लिखी गई हैं, वो सारी
सारी चीजें एक बुक के रूप में हमारे पास स्टोर है, हमारे पास स्रोत के रूप में है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसके पढ़ने से बालक को जो चीजें हैं हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो चीजें हम अच्छी कर सकते हैं, वो करने की जो अधिकार हैं, उसके कर्तव्य हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। व्यक्ति को अनुशासित व नियंत्रित बनाती है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक बालक को एक प्रकार से, जब उसे उसके अधिकार, उसके कर्तव्य पता रहेंगे तो वो एक प्रकार से अनुशासन में चलने की कोशिश करेगा। तो अनुशासित बनाता है वो किसके द्वारा बनता है? नागरिक शास्त्र के द्वारा बनता है। उसे हर चीज पर नियंत्रण करना सिखाता है कि कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन सी चीजें हमारे अच्छे के लिए हैं और कौन सी चीजें हमारे बुरे के लिए हैं। तो ये सारी चीजें जब बालक को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों से ही छोटे छोटे टॉपिक्स के आधार पर जो चीजें बच्चे समझने, यानी कि बच्चे जिस प्रकार से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ते हैं उसी प्रकार से जो बालक है उसे उसके सब्जेक्ट वाइज यानी डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। पहले उसे एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा चीजें बताई जाएंगी, फिर छोटी छोटी, जैसे हमारे अतीत करके जो बुक चल रही है उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, यानी 6 में उसे बहुत छोटी सी चीजें, कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे मानव ने चलना फिरना सीखा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाके बालक ने, इंसान ने क्या क्या चीजें की, किस प्रकार से कौन सी चीज के आविष्कार हुए, किस प्रकार से हमारा संविधान लिखा गया, किन किन लोगों ने हमारे देश को, जो अंग्रेजों से जब मतलब जैसे अंग्रेजों के अधीन रहता था, उनसे छुड़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो ये सारी चीजें जब बालक जियोग्राफी को पढ़ता है, हिस्ट्री को पढ़ता है, जब बालक पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता है तो इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र को पढ़ने का क्या रीजन था कि बालक को इस सामाजिक विज्ञान में जो अर्थशास्त्र है उसको शामिल किया गया है। तो बालक में आए संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो एक संसाधन के रूप में हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन चीजों का जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो किसके द्वारा करना होता है? अर्थशास्त्र के द्वारा, यानी इकोनॉमिक्स के द्वारा प्राप्त करता है। बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करता है। जो अर्थशास्त्र है, बालक में जो आर्थिक रूप से जो हमारे देश में कौन सी चीजों की कमी है, कौन सी चीजें किस प्रकार से आ सकती हैं, आर्थिक रूप से जो चीजें हैं, पैसे, मुद्रा, यानी इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो किनसे प्राप्त होती है, कौन सी बैंक ने क्या कार्य किए हैं, कौन सी बैंक ने कौन सी योजना लागू की है, ये सारी चीजें किसके द्वारा पता चलेंगी? इकोनॉमिक्स के द्वारा पता चलेगी। धन के नियोजन को समझाना है, यानी धन के नियोजन को जो समझने की बारी आती है वो किसके द्वारा आती है? अर्थशास्त्र के द्वारा आती है। बालक को राष्ट्रीय आय की समझ प्रदान करना, यानी कि जो एक बालक है उसको जो राष्ट्रीय आय के बारे में जो समझ प्रदान करनी है, राष्ट्र में किस प्रकार से जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं उन्हें किस प्रकार से लोगों में डिवाइड किया जाता है, किस प्रकार से लोगों को जो हमारी, जैसे ये बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब लग गई तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को तनख्वाह कहाँ से मिलती है, इनकम टैक्स वाले टैक्स क्यों लेते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन लोगों को ज्यादा टैक्स क्यों देना पड़ता है, हमारे देश को चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं चलती हैं उनमें जैसे धन वितरण करना है, गरीबों के लिए सामान देना है, इन सारी चीजों के लिए धन कहाँ से आता है, धन के लिए कौन कौन सी, यानी जो आय से रिलेटेड यानी आर्थिक संबंधों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बालक को किस में समझाई जाती हैं? अर्थशास्त्र के पढ़ने से समझ में आती हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस मतलब हमारी जो एसएसटी से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस किस प्रकार से अभी तक पूछे गए हैं, और अभी तक हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो आपकी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इनके पढ़ने से रिलेटेड कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, किस प्रकार की चीजों की अवधारणाएं दी हैं, उन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी की पेडागोजी के लिए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि एक मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए? तो ये बात, ये जो फैक्ट है ये किसने बताया था? तो इसे बताने वाले थे सुकरात। उसके बाद है किस आयोग की सिफारिश से 1955 में भारत देश में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य शुरू हुआ था, यानी कि कौन से आयोग ने ये सिफारिश की थी कि हमारे देश में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य स्टार्ट हो जाए, और ये सिफारिश कब की गई थी? 1955 में। यानी कि जो 1955 है, 1952 से लेके 1953 तक ये किसने दी थी? मुदालियर आयोग के द्वारा कहा गया था कि हमारे जो देश है उसमें सामाजिक अध्ययन को भी शामिल करना चाहिए। उसके बाद है किस विद्वान ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक में आत्मा शब्द का उल्लेख किया है, यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अपनी पुस्तक है उसमें सबसे पहले आत्मा शब्द का यूज किया है? तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सबसे पहले आत्मा शब्द का यूज किया है। प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीडीपी में भी, और जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनमें पेडागोजी पूछी जानी है उनमें भी कई बार पूछ ली जाती है। द रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है।
सर्वप्रथम किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये वाला थॉट किसने दिया था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अरस्तु, यानी अरस्तु ने कहा था कि जो मनुष्य है वो एक प्रकार से सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज के नियम कायदे कानूनों को मानता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज कमीशन का गठन कब हुआ था, यानी कि जो सोशल स्टडीज कमीशन है उसका गठन कब किया था? तो 1934 में सोशल स्टडीज कमीशन का गठन किया गया था। जो सोशल स्टडी कमीशन है उसका गठन कब किया गया था? तो 1934 में सोशल स्टडी कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं कौन सी विषय वस्तु बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करती है, यानी ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता, यानी जहां पर आर्थिक चीजें आ जाए, यानी आय व्यय से रिलेटेड चीजें आ जाए, तो ऐसी चीजें हमें किस बुक से प्राप्त होती हैं? तो वो प्राप्त होती है अर्थशास्त्र से, यानी कि इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में देश की, राष्ट्र की आय व्यय आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया जाता है। किस कमेटी के प्रयासों से सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में समाजशास्त्र को भी जोड़ा गया, यानी कि कौन सी कमेटी थी जिसने ये प्रयास किए थे कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें समाजशास्त्र को भी जोड़ा जाए? तो कमेटी ऑफ 10 जो कि 1911 में गठित हुई थी, उसके द्वारा कहा गया था कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें समाजशास्त्र को भी शामिल किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया जाने लगा, यानी कि पढ़ाया जाने लगा। अमेरिका में सबसे पहले जो सामाजिक अध्ययन है उसे कब से पढ़ाया जाने लगा? तो 1892 से जो अमेरिका है वहां पर सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु क्या देता है, यानी जो सामाजिक विज्ञान है उसके पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है? तो हमें समन्वित ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जीवन के लिए जो उपयोगी ज्ञान है इसकी प्राप्ति हमें किसके द्वारा होती है? सामाजिक अध्ययन के द्वारा होती है। छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? छात्रों को अगर समाज के सबसे ज्यादा निकट ले जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो समाज सेवा शिविर है, इनके द्वारा हम बालक को समाज के सबसे ज्यादा निकट ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि, यानी कि पर्यटन जो विधि है उसका सामाजिक अध्ययन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इससे प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। जो पर्यटन विधि है इसका क्या अर्थ होता है? पर्यटन विधि का अर्थ होता है कि जैसे बालक को किसी भी चीज के बारे में हमें सिखाना है, जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताना है, वातावरण के बारे में बताना है, तो उसे अगर पर्यटन, यानी कि उसे घुमाने के लिए ले जाना, पर्यटन का अर्थ होता है एक बालक को घुमाने के लिए ले जाना और प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं उनका अवलोकन कराना, उन्हें दिखाकर चीजें सिखाना, तो वो विधि सामाजिक अध्ययन में सबसे ज्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। जिन चीजों में बालक खुद अवलोकन करके चीजों को सीखे, खुद उन्हें पर्यटन करके, यानी कि एक दूसरी जगह, जैसे बगीचे के बारे में कोई चीजें सिखानी है तो बालक को पढ़ाने की बजाय बगीचे में घुमाकर सिखाया जाएगा, तो बालक ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक होती है सबसे उसकी महत्वपूर्ण जो योग्यता होती है वो सामाजिक सक्रियता होती है, यानी कि सोशल में, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें अगर वो पूरी तरह से एक्टिव रहेगा तो जो टीचर है वो बालकों को बहुत अच्छे से समझा पाएगा। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, अगर बालक एक दूसरे में परस्पर कम्युनिकेट करके चीजों को सीखते हैं तो उससे बालक ज्यादा अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्य योजना के निर्माण में कौन सा सिद्धांत माना है? तो समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन का उपयोगी ज्ञान माना है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? अध्ययनशीलता पूर्ण होना चाहिए, यानी कि वो एक प्रकार से अपने अध्ययन के प्रति पूरी तरह से सजग होना चाहिए, उसी के द्वारा वो बहुत अच्छे से चीजों को सिखा सकता है। तो आज के लिए हमारी एसएसटी की पार्ट 2 की पेडागोजी में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।